हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी के जादुई लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में सुरीली नाम की एक औरत रहा करती थी। सुरीली अपनी बेटी अमीशा के साथ रहा करती थी। अमीशा की माँ गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। फिर एक दिन अमीशा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले अमीशा को पसंद भी कर लेते हैं। लेकिन वो लोग अमीशा की माँ से ढेर सारे पैसे मांगते हैं। अमीशा की माँ पैसे देने के लिए हाँ बोल देती हैं। फिर लड़के वाले 1 महीने का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आपने इतने सारे पैसे देने के लिए हाँ क्यों बोल दिया? हम लोगों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे माँ? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता कि इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर कर लूँगी। कल मैं मालकिन के पास पैसे मांगने के लिए जाऊँगी। मालकिन जो भी पैसे देंगी मैं तेरी शादी के लिए जमा करके रख दूंगी बेटा। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ अपनी मालकिन के घर पैसे मांगने के लिए जाती हैं। मालकिन, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, कुछ पैसों की कमी पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा मालकिन। मैं आपके यहाँ काम करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतने सारे पैसे नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें उतने पैसे चाहिए तो तुम पहले मेरे यहाँ काम करो। अगर तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है तो तुम पिछले महीने का पैसा ले सकती हो। ज्यादा पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अब तुम मेरे यहाँ से चली जाओ। अमीशा की माँ उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अमीशा की माँ सुरीली जब काम पर जाती हैं, तो उनकी मालकिन उनसे बोलती हैं, सुनो, ये सब कुछ पुराने सामान हैं, तुम इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है मालकिन, मैं अभी फेंक देती हूँ। उसके बाद मालकिन वहाँ से चली जाती हैं और अमीशा की माँ सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने चली जाती हैं। तभी एक पुराने लहंगे में से आवाज आती है, नहीं नहीं, तुम मुझे मत फेंकना। अरे, तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझे अपने घर पर ले चलो और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। अगर तुम जादुई लहंगे हो तो तुमने आज तक मेरी मालकिन की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी मालकिन एक लालची और धोखेबाज औरत है, इसलिए कभी मैं उसकी मदद नहीं करता। मैं गरीब और अच्छे लोगों की ही मदद करता हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो। फिर अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। फिर एक दिन राजीव के पिताजी अमीशा के घर आते हैं और अमीशा की माँ से बोलते हैं, बहन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? आपको दहेज तो याद है ना? तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें समय पर दहेज नहीं मिला तो हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं शादी से पहले पैसों का इंतजाम कर लूंगी। हाँ तो ठीक है बहन जी, मैं चलता हूँ, मुझे भी तो शादी की तैयारी करनी है ना। फिर राजीव के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? हम लोगों के पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम पैसे कहाँ से दोगी माँ? तभी अमीशा की माँ उस जादुई लहंगे से बोलती हैं, सुनो जादुई लहंगे, क्या तुम मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? तुम तो एक जादुई लहंगे हो ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा हम पर। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ।
तुम्हारी बेटी की शादी अगले महीने में है ना? देखना, उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। फिर देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और अमीशा की शादी का दिन आ जाता है। तभी अमीशा की माँ जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बेटी की शादी है। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की मदद जरूर करूँगा। मैं अपना वादा भूला नहीं हूँ। तुम ये जादुई लहंगा अपनी बेटी को पहना दो, फिर देखो चमत्कार। फिर अमीशा जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, वो एक सुंदर दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। अमीशा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके शरीर पर सोने के गहने लदे हुए थे। फिर जादुई लहंगा अमीशा की माँ को ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर अमीशा और उसकी माँ सुरीली बहुत खुश होती हैं। ये सब कुछ अमीशा की माँ की मालकिन देख लेती है। अमीशा की माँ की मालकिन शादी में शामिल होने के लिए आई थी और वो छुपकर सारी चीजें देख लेती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो अमीशा की माँ से बोलती हैं, अरे ये जादुई लहंगा मेरा है। तुम मेरे घर से इसे चुरा कर अपने घर पर लाई हो। चुपचाप इस जादुई लहंगे को मुझे दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। जल्दी से मेरा जादुई लहंगा वापस करो। तुम ये मत भूलो नीतू कि तुम भी मुझे अपनी पड़ोसन के यहाँ से चुरा कर लाई थी। मालकिन, आपने तो उस दिन इस जादुई लहंगे को फेंकने के लिए बोला था। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए इसे रख लेती हूँ। मालकिन, ये लहंगा तो अब मेरा हुआ ना। सुन सुरीली, ज्यादा बकवास मत कर। तू चुपचाप मेरा जादुई लहंगा मुझे वापस कर दे। नीतू, तुम भी इस जादुई लहंगे को चुरा कर ही लाई थी। अगर ये बात मैं पुलिस को बता दूंगा तो तुम जेल में जाओगी। इसीलिए अब तुम्हारा इस जादुई लहंगे पर कोई हक नहीं है। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस से बता दूंगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर नीतू डर जाती है और जादुई लहंगे से बोलती है, नहीं नहीं, जादुई लहंगे, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम मुझे कुछ भी मत करना और पुलिस को भी मत बताना। नीतू इतना बोलकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर में लड़के वाले की बारात लेकर अमीशा के घर आ जाती हैं। फिर अमीशा की माँ जैसे ही पैसे देने के लिए जाती है, तभी राजीव बोलता है, नहीं नहीं आंटी जी, आप पैसे मत दीजिए। पिताजी, अगर आपने दहेज लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, तुम ऐसा मत बोलो। ठीक है, मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो। बहन जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं आपके ये पैसे नहीं लूंगा। फिर अमीशा और राजीव की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। कविता और तनु बचपन की दोस्त थी। साथ खेलना कूदना, उन्होंने एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ में पढ़ाई की थी, पर अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कविता और तनु दोनों के माता पिता उनके लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कविता ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, उसके पिता फलों का ठेला लगाते थे, जबकि तनु के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। पर तनु ने अपने अमीर होने का कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी सहेली कविता पर जान छिड़कती थी। तनु, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट खरीदा, पर क्यों? अरे भाई, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड को देखने लड़के वाले आएंगे तो ऐसे लगनी चाहिए कि सब देखते ही रह जाएं। तनु, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तभी सहेली के रूप में मुझे बहन मिल गई। लड़के वाले कविता को पसंद कर लेते हैं,
और कविता की सगाई मनोज नाम के लड़के से तय हो जाती है। तनु बेटे, ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। इस मिठाई पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कविता के सबसे करीब हो। सुमन, लड़के वालों का फोन आया था। शादी का मुहूर्त 10 महीने के बाद निकल रहा है। इससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। 10 महीने बाद का मुहूर्त तो बहुत लेट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो पता है जी, लड़कियों का सगाई के बाद इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता। पर लड़के वालों से ये बात कह भी तो नहीं सकते। उनकी अपनी कोई मजबूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं। उस वक्त कविता के माता पिता को जो भी ठीक लगा, उन्होंने बात मान ली। इसी बीच तनु का भी रिश्ता एक बड़े घराने में तय हो गया और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी भी तय हो गई। अंकल जी और आंटी जी, कविता अब 1 हफ्ते तक मेरे साथ मेरे घर रहेगी। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और फिर तो पता ही है फिर कविता से मिलना मेरा कब हो। और कुछ महीनों बाद कविता की भी शादी हो जाएगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में बिजी हो जाएंगी। ठीक है तनु बेटा, कविता तुम तनु की शादी तक उसके साथ ही रहो। तनु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तनु कविता को अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है। सब तनु और कविता की दोस्ती की बहुत तारीफ करते हैं। कविता बेटा, तनु की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आ रहे हैं। बेटा, तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारियां देख लो, कोई कमी न रह जाए। जी आंटी जी, मैं अभी देख लेती हूँ। कविता, सागर जी का फोन आया था। उनका छोटा भाई यानी कि मेरा देवर विराट और चाचा जी की बेटी सोनम शगुन की मेहंदी लेकर घर आ रहे हैं। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है तनु भाभी, लगता है हमारा ही इंतजार हो रहा है। अरे देवर जी आप। अरे सोनम कैसी हो? कविता, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी, इतना तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस 1 कप गरम गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए चाय। और सोनम, आपके लिए क्या लाऊं? चाय या ठंडा? अभी कुछ नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये लो रसगुल्ला खाओ शगुन का, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। सोनम, ये मेरी बचपन की सहेली कविता है। ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी दोस्त है। तनु कविता के बारे में विराट और सोनम को बताती है। यानी कि मेरा कोई चांस ही नहीं है। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे कविता जी, आपकी होने वाली शादी की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही दे रहा हूँ मैं। बात वहीं खत्म हो जाती है। तनु की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। कविता की शादी का भी दिन आ जाता है। तनु अपने ससुराल वालों के साथ कविता की शादी में पहुंचती है। मोहनलाल जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, 8 लाख की बड़ी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी होगी तभी ये डोली उठेगी, वरना अभी भी हम ये बारात वापस ले जा सकते हैं। हाँ अरुण नारायण जी, मैंने बहुत कोशिश की, बस 5 लाख ही जुटा पाया हूँ, जिसमें से काफी पैसे शादी की व्यवस्था में लग गए। आप बारात वापस मत ले जाइए, नहीं तो मेरी कविता बिटिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरुण नारायण जी, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मनीष बेटा, अपने पापा को समझाओ ना। मेरे पापा तो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं कविता से शादी तभी करूँगा जब आप बड़ी गाड़ी का इंतजाम करोगे। हाँ। कविता की बारात वापस चली जाती है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं।
अरे लड़की की बारात वापस चली जाए तो दोबारा शादी के लिए लड़का नहीं मिलता। सही कहा आपने। बेचारी लड़की की बारात वापस चली गई। अब भला इसका कौन हाथ थामेगा? तनु, मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। मेरी वजह से मेरे माँ बाबूजी को ये दिन देखना पड़ रहा है। पागल है क्या जो मरने की बात कर रही है? मेरे होते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तू रुक, मैं अभी आई। तनु अपने ससुराल वालों से कुछ बात करती है और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए कविता को कहती है, कविता मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देवर जी तुझसे शादी करना चाहते हैं। अंकल जी, आंटी जी, कोमल को हंसते हुए विदा कीजिए। भाभी, कविता से शादी के लिए मेरी भी एक शर्त है। कविता की आंखों में एक भी आंसू नहीं होना चाहिए। मुझे मुस्कुराती हुई कविता को अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना है। देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आखिर भाई तो मेरा ही है ना, मेरे ऊपर ही गया है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। फिर कविता और विराट की शादी करवाकर तनु अपनी दोस्ती का फर्ज निभाती है और खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में मिलजुल कर रहने लग जाती हैं।